आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज पिछले 10 दिनों से मैं शहर की इस दवा की दुकान में काम कर रहा हूँ, मगर इन 10 दिनों में मुझे घर के लिए निकलने में इतनी देर कभी नहीं हुई। आज देर इसलिए हो गई क्योंकि बाहर काफ़ी तेज बारिश हो रही है। दुकान में मैं अकेला ही स्टाफ बचा था क्योंकि बदकिस्मती से आज के दिन ही मैं छाता लाना भूल गया। मैं अपनी फूटी किस्मत को कोसते हुए बारिश के रुकने का इंतज़ार करने लगा क्योंकि ये करने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मगर बारिश किसी भी हाल में रुकने को तैयार ही नहीं थी। बारिश का कहना साफ था कि आज मैं किसी भी कीमत पर नहीं रुकने वाली। रात हर पल गहराती जा रही थी। दीवार घड़ी बता रही थी रात के 11:15 बज चुके हैं। मुझसे और बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने सोचा आज एक दिन अगर थोड़ा भीग भी गया तो कौन सा पिघल जाऊंगा, जिस वजह से मैं दुकान बंद करने लगा। दुकान बंद करके मैं जब शेड के नीचे खड़ा हुआ तो एक बार चारों तरफ का जायजा लेने लगा कि अगर कोई ऑटो रिक्शा यहीं से मिल गई तो ऑटो स्टैंड तक भीग कर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मगर उस रात मेरी किस्मत शायद कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी। रास्ते पर ना तो कोई ऑटो रिक्शा नज़र आ रही थी और ना ही कोई दूसरी गाड़ी जिससे लिफ्ट लेकर मैं ऑटो स्टैंड तक चला जाऊं। खैर, अब भीगने के अलावा कोई और चारा नहीं था, जिस वजह से मैं भीगते हुए ऑटो स्टैंड की तरफ आगे बढ़ने लगा। हालांकि मौसम गर्मी का था, मगर फिर भी बर्फ की तरह बारिश की बूंदें बदन में चुभसी रही थी। कुछ भी सामने की तरफ साफ तौर पर नजर नहीं आ रहा था। आखिर बारिश थी ही इतनी तेज कि सामने नजर उठाकर देख पाना मुमकिन ही नहीं था। मगर मैं इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि रास्ते पर मेरे अलावा और कोई भी नहीं था। कुछ देर चलने के बाद मैं ऑटो स्टैंड पर पहुँचा तो वहाँ का नज़ारा देखकर मेरे होश उड़ गए क्योंकि वहाँ सिर्फ एक ही ऑटो रिक्शा खड़ी थी। मैं भागकर उस रिक्शा के पास गया और रिक्शा की सीट पर बैठते हुए बोला, मेहंदीपुर चलो भाई। इस पर रिक्शा वाला बोला, मेहंदीपुर? वो तो काफ़ी दूर है साहब, डबल भाड़ा लगेगा। दोगुना भाड़े की बात सुनकर एक पल के लिए तो मेरा पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया था, पर फिर मुझे याद आया कि इस रिक्शा के अलावा यहाँ और कोई रिक्शा नहीं है। अगर मैंने इसे ना बोल दिया तो दिक्कत हो जाएगी। लिहाजा मैंने उस रिक्शा वाले को मन मारते हुए हाँ बोल दिया। मेरे से हाँ में जवाब सुनते ही उसने रिक्शा को चालू किया और हमारी रिक्शा चल पड़ी मेहंदीपुर की ओर। रास्ता सन्नाटे में डूबा हुआ था। ना तो कोई गाड़ी थी और ना ही कोई आदमी, जो कि इस बारिश में लाजमी ही था। मेरी तरह कौन बदकिस्मत होगा जो इस मौसम में बाहर निकलेगा। रात हर पल गहराती जा रही थी। जहां कुछ देर पहले तक 11:15 बज रहे थे, वहीं अब वक्त हो रहा था रात के 12:30 बजे का, और अभी भी मेहंदीपुर काफ़ी दूर था। लग नहीं रहा था कि रात 2 बजे से पहले मैं घर पहुंच भी पाऊंगा। अभी मैं यही सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक ऑटो का बैलेंस बिगड़ने लगा और ऑटो रास्ते पर कांपने लगी। ऑटो वाले ने किसी तरह से ऑटो को रास्ते के एक किनारे पर लगाया। चूंकि उसने पहले से ही रेनकोट डाला हुआ था, इसलिए वो तुरंत ऑटो से नीचे उतरा और पीछे की तरफ चला गया। मुझे कहीं ना कहीं अंदाजा हो गया था कि क्या हुआ होगा, मगर मैं भगवान से यही मना रहा था
कि मैं जो सोच रहा हूँ वो गलत साबित हो जाए। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, उस रात मेरी किस्मत मर चुकी थी, तो ये तो होना ही था। ऑटो वाला चलते हुए मेरी तरफ आया और बोला, साहब रिक्शा पंचर हो गई है, थोड़ा समय लगेगा और आपको नीचे उतरना पड़ेगा। मैं और भी ज्यादा परेशानी में पड़ गया कि अब मैं इस बारिश में रिक्शा से उतरकर कहाँ जाऊंगा। लेकिन तभी मेरी नज़र ठीक रिक्शा के बाहर सड़क से थोड़ी दूरी पर बने एक बड़े से घर पर गई। मैंने सोचा जब तक रिक्शा ठीक नहीं हो जाती तब तक उसी घर के बाहर खड़ा रहता हूँ, बारिश के पानी से बच भी जाऊंगा। यही सोचकर मैंने उस रिक्शा वाले से कहा, अच्छा ठीक है, मैं उस सामने वाले घर में जाता हूँ, हो जाए तो मुझे आवाज़ लगा देना। मेरे इतना कहते ही रिक्शा वाले ने कहा, दिमाग ठिकाने पर तो है आपका, आप नहीं जानते हैं वो घर भूतिया है। ऑटो वाले की बात पर मैंने कहा, हाँ ठीक है, इसलिए तो जा रहा हूँ, भूत से मिल भी लूँगा। इतना कहकर मैं ऑटो से उतरकर दौड़ता हुआ सीधे उस घर के दरवाजे पर जाकर रुका। दरवाजे के ऊपर एक शेड थी जिसके नीचे मैं पानी से बच रहा था। वो घर काफी बड़ा था और काफी पुराना भी लग रहा था, मानो इस घर में कई सालों से कोई रहता ही ना हो। चारों तरफ मकड़ी के जाले ही जाले फैले हुए थे। खड़े खड़े मेरे पैर दुखने लगे, इसलिए मैं उस घर के दरवाजे पर लदने गया। जैसे ही मैं उस घर के दरवाजे पर लदा कि वो सड़ा हुआ दरवाज़ा एकदम से टूटकर ज़मीन पर धराशायी हो गया और दरवाजे के साथ ही साथ मैं भी। मुझे बहुत ज़ोर की चोट लगी, मगर किसी तरह से मैंने खुद को संभालते हुए उठा लिया। अब तक मैं उस घर के भीतर खड़ा था। घर के अंदर चारों तरफ पूरा अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था, लिहाजा मैंने अपने फ़ोन की लाइट जलाई और घर को चारों तरफ से देखने लगा। घर के अंदर धूल की एक मोटी परत चादर की तरह बिछी हुई थी। खैर, मैं उस घर को देखने के इरादे से थोड़ा और अंदर जाने लगा। अभी मैं उस घर के अंदर जा ही रहा था कि तभी मेरे कानों में पीछे की तरफ से एक आवाज आई, कौन हो तुम? मुझे बांधना मत। उस आवाज को सुनकर मैं तुरंत पीछे पलटा तो पाया कि एक बूढ़ा सा आदमी ठीक मेरे पीछे ही खड़ा है। मगर ये कैसे हो सकता है? थोड़ी देर पहले तक तो यहाँ पर कोई नहीं था, तो फिर ये बूढ़ा आदमी आया कहाँ से? मुझे समझ में नहीं आ रहा था। जिस पर मैंने कहा, जी वो बारिश हो रही थी तो इसलिए मैं यहाँ आ गया। इस पर वो बुजुर्ग आदमी बोला, पर तुमने यहाँ आकर अच्छा नहीं किया। अभी मैं उसके ऐसा बोलने का कारण पूछने ही वाला था कि तभी उस बुजुर्ग आदमी ने एकदम से मेरा गला पकड़ लिया, जिसके साथ ही साथ उसकी आंखें कोयले की तरह लाल चमकने लगी। उसने मेरा गला इतनी जोर से पकड़ा था कि मेरी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला धुंधला सा होने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए। इतने में घर के बाहर से ऑटो वाले की आवाज आई, साहब हो गया, आ जाओ। ऑटो वाले ने जैसे ही आवाज लगाया कि वो आदमी अचानक से हवा में धुआं हो गया, जिसके बाद मैं भागकर ऑटो वाले के पास आया और उसे सारी बात बता दी। सारी बात सुनकर उस ऑटो वाले ने बताया, दरअसल बहुत पहले उस घर में एक परिवार रहा करता था। उस परिवार में एक बुजुर्ग आदमी थोड़ा पागल था, इसलिए उसे इस घर में जंजीरों से बांधकर रखा जाता था। कभी उसे खाना दिया जाता था तो कभी नहीं। ऐसे में दिन पर दिन उसकी हालत और बिगड़ती चली गई और एक दिन वही हुआ जो होना ही था। उस आदमी की मौत हो गई
जिसके बाद से उस घर में अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी, जिसके चलते लोगों को ये घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ना पड़ा। कहते हैं कि आज भी उसी की आत्मा इस घर में भटकती रहती है। ये सब सुनकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया। फिर हम लोग वहाँ से निकल गए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ। आज से 13 साल पहले मेरे साथ घटी एक ऐसी घटना जिसे आज तक मैं भूल नहीं पाया। दरअसल उस वक्त हमारा गांव आज की तुलना में काफ़ी पिछड़ा हुआ था। गांव में किसी तरह का काम ना मिलने के कारण मैं और मेरा एक दोस्त विकास, हम दोनों शहर में काम किया करते थे। मैं शहर के एक ऑफिस में पियून का काम करता था और विकास की शहर में साइकिल रिपेयरिंग की दुकान थी। हम दोनों एक साथ ही ट्रेन की सहायता से शहर आना जाना करते थे। हम सुबह 9 बजे वाली ट्रेन से शहर जाते और शाम 7 बजे वाली ट्रेन से वापस आ जाते। मेरी ऑफिस से छुट्टी शाम के 6 बजे तक हो जाती थी, जिसके बाद मैं विकास की दुकान पर जाकर बैठता। फिर पौने 7 बजे दुकान बंद करके ट्रेन से वापस अपने गांव आ जाता। हमारे गांव से स्टेशन करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर था। वो 8 किलोमीटर वाला एकदम सुनसान और जंगलों के बीच से होकर जाता था। उस पूरे 8 किलोमीटर वाले रास्ते पर ना तो कोई घर और ना ही कोई दुकान पड़ता था। बस वो एक मिट्टी का कच्चा रास्ता था। पहले तो वो रास्ता चोर डकैतों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था, मगर धीरे धीरे उनका भी डर कम हो गया। उस रास्ते को लेकर 2-3 भूतों की कहानियां भी सुनने को मिली थी, मगर मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था। हम दोनों दोस्त साइकिल की सहायता से इस रास्ते को पार करते थे। जाने समय हम दोनों अपनी अपनी साइकिल को गांव के स्टेशन के पास एक चाय की दुकान पर रखते थे और रात को वापस आने के बाद वहां से साइकिल लेकर अपने अपने घर चले आते थे। खैर, ऐसे ही एक दिन मेरे ऑफिस में काफ़ी काम था, तो मुझे निकलते निकलते रात के 8 बज गए। ऑफिस से निकलकर मैं हर रोज की तरह ही सबसे पहले विकास की दुकान पर आया, मगर विकास का दुकान बंद था। मैंने अगल बगल के दुकानों से पता किया तो मुझे पता चला कि विकास पौने 7 बजे अपनी दुकान बंद करके 7 बजे वाली ट्रेन से घर चला गया। मगर विकास तो ऐसा कभी नहीं करता है। वो तो रात 9 बजे वाली आखिरी ट्रेन तक मेरा इंतज़ार करता है। इस पर मैंने मन ही मन में बोला, आज दोपहर से भी काफ़ी तेज बारिश हो रही थी, इसलिए विकास घर चला गया होगा। ये भी हो सकता है कि आज उसको घर पर कुछ ज़रूरी काम हो। खैर, मैंने इन सब बातों पर उतना ध्यान नहीं दिया और स्टेशन की तरफ आगे बढ़ने लगा। मैं जैसे ही स्टेशन पहुंचा वैसे ही बारिश भी शुरू हो गई, मानो बारिश मेरे स्टेशन पहुंचने का ही इंतज़ार कर रही हो। स्टेशन में बैठे बैठे मैंने जब अपनी घड़ी में वक्त देखा तो रात के 8:30 बज रहे थे और मेरी आखिरी ट्रेन रात के 9 बजे की है, तो मुझे अभी आधा घंटा स्टेशन में ही बैठना पड़ेगा। मैं चुपचाप प्लेटफॉर्म में लगे एक सीट पर बैठकर हो रही झमाझम बारिश को देखकर उस 8 किलोमीटर वाले कच्चे रास्ते का अनुभव कर रहा था, जिस पर ट्रेन से उतरकर मैं साइकिल लेकर जाने वाला था। क्योंकि हल्की सी ही बारिश में उस रास्ते पर चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ हो जाता है। खैर, करीब आधा घंटा इंतज़ार करने के बाद मेरी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर लग गई। ट्रेन के लगते ही मैं एक सीट पकड़कर बैठ गया, मगर बारिश अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। रात की आखिरी ट्रेन होने के कारण उस बोगी में मेरे अलावा 1-2 ही लोग थे।
खैर, करीब पौने 1 घंटा का सफ़र तय करने के बाद ट्रेन मेरे गांव के स्टेशन पर पहुंची। तो अब बारिश भी काफ़ी हल्की हो चुकी थी। ट्रेन से उतरते ही मैं भागकर उस चाय की दुकान पर गया जहां हम साइकिल रखते थे। उस दुकान पर पहुंचते ही मैंने देखा कि वो दुकानदार भी बस अपनी दुकान बंद करने ही वाला है और विकास की साइकिल नहीं है, सिर्फ मेरी ही साइकिल खड़ी है। उस दुकानदार ने मुझे देखते ही कहा, बस मैं आप ही का इंतज़ार कर रहा था। विकास जी तो 8 बजे ही आकर अपनी साइकिल लेकर चले गए। मैं अच्छा ठीक है बोलकर अपनी साइकिल की लॉक खोलने लगा। तभी उस दुकानदार ने वापस से कहा, इतनी रात को आप कैसे जाइएगा इस अंधेरे से घिरे लंबे रास्ते पर? आज रात मेरे यहाँ ही रुक जाइए। इस पर मैंने कहा, नहीं, घर वाले परेशान होंगे, मैं ठीक चला जाऊंगा। इतना बोलकर मैंने साइकिल उठाया और घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। सच में वो रास्ता पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। आसमान में चारों तरफ काले घने बादल छाने के कारण चांद की भी हल्की सी रोशनी उस रास्ते पर नहीं आ रही थी। खैर, मैं रोज इस रास्ते से आना जाना करता हूँ तो मुझे इस रास्ते का सब कुछ ठीक ठाक पता है। फिर भी मैं काफ़ी संभल कर साइकिल चला रहा था, क्योंकि अगर मेरा बैलेंस बिगड़ा तो मैं रास्ते के किनारे 10-11 हाथ नीचे खेतों में जा गिरूंगा। और साथ ही खेत के बगल में ही जंगल है, तो हो सकता है कोई जंगली जानवर खेत में मेरा पहले से ही इंतज़ार कर रहा हो। आज इस रास्ते पर कुछ ज़्यादा ही सन्नाटा फैला है। बस बीच बीच में मेंढक और रात कीड़ों की ही आवाज़ मुझे सुनाई पड़ रही थी। अभी मैं साइकिल चला ही रहा था, तभी मुझे एक आवाज़ आई, रुको अशोक, रुको। इस आवाज़ को सुनकर मैंने झट से साइकिल रोका तो ठीक विकास मेरे पीछे से चलते हुए मेरे पास आया और बोला, इतनी जल्दी क्या है? मैं तुम्हारा 1 घंटे से इस रास्ते पर खड़े होकर इंतज़ार कर रहा हूँ। जिस पर मैंने कहा, क्या बात है, 7 बजे वाली ट्रेन से आकर भी तुम अभी तक घर नहीं गए और इस सुनसान रास्ते पर क्या कर रहे हो? इस पर विकास ने कहा, अरे बहुत बात है, घर चल कर सब बताता हूँ। जिस पर मैंने कहा, क्या बात है विकास, खुलकर बता। और तेरी साइकिल कहाँ गई? इस पर विकास ने हंसते हुए कहा, अरे मैं गिर गया था, इसलिए मेरे शरीर पर कीचड़ लग गया। घर चलो, मैं पूरी कहानी बताता हूँ। इतना बोलकर विकास मेरी साइकिल के पीछे बैठ गया और उसके बैठते ही मैंने पेडल मारना शुरू कर दिया। इस कीचड़ से भरे कच्चे रास्ते पर डबल लोड साइकिल चलाना कितना मुश्किल है मैं बता नहीं सकता, मगर मैंने एक बात नोटिस किया कि मेरी साइकिल सिंगल लोड की तरह ही दौड़े जा रही है और मुझे विकास का भार महसूस तलक नहीं हो रहा। मगर ऐसा कैसे? विकास तो मेरे पीछे बैठा हुआ है। इसी तरह करीब 15 मिनट साइकिल चलाने के बाद मुझे अचानक ही काफ़ी तेज पानी बहने की आवाज़ आने लगी। उस आवाज़ को सुनकर मैं चौंक गया और विकास से बोला, लगता है आगे पुल में बाढ़ आ गया है। मेरे इतना बोलते ही विकास ने जवाब दिया, मगर मेरे पीछे बैठकर साइकिल से नहीं बल्कि मुझसे 10 हाथ आगे रास्ते पर खड़े होकर उसने कहा, अशोक साइकिल से उतरो, आगे बाढ़ की वजह से पुल टूट गया है और थोड़ा आगे बढ़ते ही सीधे पानी में जा गिरोगे। अब मेरे शरीर में खून की जगह करंट दौड़ने लगा। इस बात के लिए नहीं कि आगे पुल टूट गया है, बल्कि इस बात के लिए कि विकास कब मेरी साइकिल से उतरकर 10 हाथ आगे चला गया। अभी मैं साइकिल रोक ही रहा था कि तभी दोबारा से विकास ने कहा, अभी उतरो अशोक, वरना मेरे साथ जो हुआ वही तुम्हारे साथ भी होगा। तभी जब मैंने विकास की तरफ देखा तो अब उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और वो चलकर नहीं बल्कि हवा में उड़कर मेरे करीब आ रहा था। ये देखकर मैं अपने आप को संभाल नहीं सका और वहीं पर बेहोश हो गया।
अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं वहीं पर बेहोश पड़ा था। फिर बाद में विकास की लाश पुल से नीचे पड़ी हुई मिली, जिसके बाद मुझे पता चल गया कि वो विकास की आत्मा थी और उसी ने मेरी जान बचाई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।